I hope you all will be well. Dear students, today I'm going to cover one of the most important topic, evolution of literary theory and criticism. Dear students, आज की शॉर्ट सी वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ लिटरेरी थेरी और लिटरेरी क्रिटिसिज्म के एवोल्यूशन को, कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, इसमें कौन कौन से मेन थेरीज आई या कौन कौन से उस टाइम पीरियड पर जो क्रिटिसिज्म, ये सब आज की शॉर्ट सी वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। टॉपिक है वही है ट्रेसिंग द एवोल्यूशन। हमने लिटरेरी थ्योरी और लिटरेरी क्रिटिसिज्म का जो है वो एवोल्यूशन देखना है, इर्तिका देखना है कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था। सो ये प्लेटो से स्टार्ट हुआ सिलसिला और मॉडर्न लिटरेरी क्रिटिसिज्म तक गया। मॉडर्न लिटरेरी क्रिटिसिज्म में काफ़ी आगे जो है हमारे पास नई नई न्यू थेरीज भी आई, उस सब पे हम डिबेट करेंगे। पहले हम प्लेटो से स्टार्ट करते हैं, यानी इसका स्टार्ट एवोल्यूशन कहाँ से हुआ? क्लासिकल एंटीक्विटी से, यानी प्लेटो से प्लॉन्टेनियस तक। अब प्लेटो के व्यू आप सबको वैसे पता होंगे, इन्होंने एक इंपॉर्टेंट वर्क लिखा था द रिपब्लिक। ठीक है, प्लेटो के अगेंस्ट जो चार्जेस थे उसको आंसर करने के लिए इसने वर्क लिखा था द रिपब्लिक। अब इसमें ये कहता क्या है, ये पोइट्री के अगेंस्ट बात करता है। ये कहता है बेसिकली पोइट्री जो है वो इमिटेशन है, फिजिकल वर्ड को इमिटेट किया जाता है। ठीक है, और इसका बिलीव है कि जो पोइट्री है बेसिकली, या कोई भी ड्रामेटिक या एपिक पोइट्री है, वो जो इमोशंस हैं उसको करप्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, इमोशंस को करप्ट कर रहे होते हैं रादर देन रीजनिंग। ठीक है, तो इसमें प्लेटो के क्या व्यूज हैं? प्लेटो बेसिकली क्रिटिक था और ये स्केप्टिकल था ऑफ पोइट्री एंड आर्ट्स। ये अर्ग करता है, इसका ये व्यू है कि जो पोइट्री है बेसिकली ये क्या करते हैं, इमोशंस को करप्ट करती है। देन हमारे पास अरिस्टोटल आ जाते हैं। अरिस्टोटल क्या कहते हैं? अरिस्टोटल बेसिकली प्लेटो के स्टूडेंट थे और इन्होंने एक बैलेंस्ड व्यू दिया था पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स इसका इंपॉर्टेंट वर्क है और इसमें इसने पोइट्री को डिफेंड किया हुआ है। और इसने आपने इसके 6 अरिस्टोटल एलिमेंट्स भी पढ़े होंगे। ट्रेजिडी के लिए इन्होंने जो 6 एलिमेंट्स दिए हैं, सो वो इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। तो ये क्या कहता है, इसने डिफेंड किया पोइट्री को। ये कहता है पोइट्री एज अ फॉर्म ऑफ नॉलेज और कैथारसिस है। ठीक है, और इसने की लिटरेरी कंसेप्ट जैसे कि इमिटेशन ऑफ रियलिटी, कैथारसिस। और इसने ट्रेजेडी है, ये क्या कहता है कि ट्रेजेडी जो है बेसिकली ये मॉरल और साइकोलॉजिकल फंक्शन रखता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि इसने 6 एलिमेंट्स दिए थे, उसी एलिमेंट्स को आगे लेकर यानी एक फाउंडेशन बन गया था लिटरेरी क्रिटिसिज्म के लिए। ठीक है, सो इसने 6 एलिमेंट्स लाइक जैसे कि प्लॉट हो गया, करेक्टर हो गया, इन सब पर डिबेट की थी। तो अरिस्टोटल क्या कहता है बेसिकली, इसने डिफेंड किया पोइट्री को, और प्लेटो क्या करता है, पोइट्री के अगेंस्ट बात करता है। यानी अरिस्टोटल ने इमिटेशंस ऑफ जो है पोइट्री की बात की है, इमिटेशन ऑफ रियलिटीज़। ठीक है, और कैथारसिस की इमिटेशन या कैथारसिस यानी इमोशनल प्योरिफिकेशंस। सो ये दोनों इसके व्यूज़ के अंदर, अरिस्टोटल और प्लेटो के व्यूज़ के अंदर डिफरेंस हो गया। देन फिर लिटरेरी क्रिटिसिज्म आगे गया, थेरीज यानी प्लॉटेनियस की बात। प्लॉटेनिस कहता है कि फिलासफर था, न्यू प्लॉटेनिज्म्स। प्लॉटेनिस जो है इसने बेसिकली प्लेटो के ही आइडियाज़ को एक्सटेंड किया है। ये किस चीज़ पर एम्फसाइज करता है? ये कहता है नेचर ऑफ ब्यूटी और आर्ट बेसिकली क्या है, ट्रांसेंडेंटल्स हैं। और ये आर्ग्यू करता है कि जो ट्रू ब्यूटी है ये आती है बेसिकली डाइवन से। ठीक है, ट्रू ब्यूटी कहाँ से आ रही है? डाइवन से आती है। ये कौन कहता है? प्लॉटेनियस कहता है। और ये कहता है कि आर्ट को एस्पायर करना चाहिए, रिवील द आइडियल, और वर्ड को एस्पायर करना चाहिए, यानी नेचर को इमिटेट नहीं करना चाहिए, बल्कि जो आइडियल वर्ड है उसको क्या करना चाहिए, एस्पायर करना चाहिए, उसी को लेकर चलना चाहिए। सो उसी के थॉट्स यानी प्लॉटेनियस के थॉट्स से, जिन्होंने रेनेसां एस्थेटिक्स और जो लेटर रोमांटिक थेरीज ऑफ आर्ट है उसको उस पर बहुत ज़्यादा अपना इन्फ्लुएंस डाला। सो ये हमारे पास ग्रीक टाइम पीरियड हो गया, यानी प्लेटो और यानी क्लासिकल टाइम पीरियड हो गया, प्लेटो और अरिस्टोटल और फिर प्लॉटेनियस तक बात गई। देन हमारे पास मेडिवल क्रिटिसिज्म आया। अब मेडिवल क्रिटिसिज्म कौन सा था? जो मिडिल पीरियड के अंदर था। ठीक है, दांते, अलिघिरी और मुशैकियो ने इसके ऊपर। अब दांते ये भी एक ग्रेट क्रिटिक था। अब ये क्या कहते हैं, ये अपने डाइवन कॉमेडी के लिए बेस्ट जाना जाता है। ठीक है, और इन्होंने लिटरेरी क्रिटिसिज्म के में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दी अपनी। और इसने यूज़ ऑफ जो वर्निकुलर लैंग्वेज है उसके इस्तेमाल पर, उसके यूज़ को भी डिफेंड किया है। अब ये वर्निकुलर लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज होती है? जो कि एवरी डे स्पोकन लैंग्वेज होती है, जो डेली बेसिस पर बोली जाती है, इसके ऊपर इन्होंने बड़ा जोर दिया। और इसके अलावा जो हेराइकल व्यू ऑफ लिटरेचर है, ये भी बेसिकली मेडिवल स्कॉलरिज्म को यानी क्लासिकल, क्रिश्चियंस और एलिगेरिकल इंटरप्रिटेशंस को कंबाइन करता है। सो आपने सिंपल याद रखना है कि जो मेडिवल क्रिटिसिज्म उसमें दाने थे एलिगेरिया,
अब दांते क्या बात करता है, वो डायमंड कॉमेडी के लिए जाना जाता है और बेसिकली ये यूज़ ऑफ वर्नाकुलर जो लैंग्वेज होती है, आप इसको वर्नाकुलर लैंग्वेज कह सकती हैं, इसके ऊपर इन्होंने डिबेट किया, इसको डिफेंड किया कि इस तरह की लैंग्वेज का यूज़ किया जाए। अब बोकाशियो क्या कहते हैं, बोकाशियो जो है बेसिकली ये ड्यूरम जेंटिलियम और इन्होंने पोइट्री को एज अ नोबल और इंटरेस्टिंग जो हमारे पास इंस्ट्रक्टिव आर्ट के तौर पर इसको जाना जाता है, या इसको कह लें कि इसने पोइट्री को एज अ नोबल और इंस्ट्रक्टिव आर्ट लिया और इसी को उसने डिफेंड किया। और ये आर्ग्यू करते हैं प्लेटोस के कॉन्वेंशन ऑफ पोइट्स के अगेंस्ट, यानी इन्होंने आर्ग्यू किया, जैसे कि आपको पता है कि प्लेटो ने पोइट्री के अगेंस्ट बात की, वो बेसिकली कहता है कि पोइट्री क्या है, टोटल इमिटेशन है एटसेट्रा। तो इन्होंने प्लेटो के व्यूज़ के अगेंस्ट बात की है, ठीक है। अब ये जो है आइडियाज़ ऑफ रियलिज्म की बात करता है, देन नैरेटिव फ्रेमिंग और सोशल क्रिटिक एटसेट्रा। देन हमारे पास रेनेसेंस टू रियलिज्म, ठीक है। अब रेनेसा से पीरियड से, अब रेनेसा में कौन थे मैंने आपको बता दिया, दांते अलिघिरी से बुशायको वगैरह वगैरह। अब इसके बाद रेनेसा से रियलिज्म की बात करें तो सिडनी टू हेनरी जेम्स, सर फिलिप सिडनी रेनेसा पीरियड के हैं, आपको पता है एलिजाबेथन पीरियड के। सर फिलिप सिडनी ने एक वर्क लिखा था क्रिटिसिज्म का, लिटरेरी क्रिटिसिज्म एपोलॉगी फॉर पोइट्री। अब इसमें ये क्या करता है, ये बेसिकली पोइट्री के को डिफेंड करने के लिए इसने ये बात की थी, ठीक है। ये वर्क लिखा था, आप इस तरह कह सकते हैं कि ये वर्क इसने पोइट्री को डिफेंड करने के लिए लिखा था। अब पोइट्री को कहाँ से क्यों डिफेंड कर रहा था, क्योंकि प्यूरिटन बहुत ज़्यादा अटैक कर रहे थे पोइट्री के ऊपर, ठीक है। कि बेसिकली ये कहते हैं कि इट टीच विर्चू थ्रू प्लेजर, सही, प्लेजर के थ्रू विर्चू जो है वो टीच करता है, प्यूरिटन ये कह रहे थे। तो इन सबको ये यानी इनके अगेंस्ट गया और पोइट्री को डिफेंड किया और इसने एक वर्क लिखा था एपोलॉगी फॉर पोइट्री। और आपको पता है कि रेनेसा के अंदर ह्यूमनिज्म एक आइडियोलॉजी आई थी और इस टाइम पीरियड में, और इसने सर फिलिप सिडनी ने इसके ऊपर भी बड़ी डिबेट की है। देन जॉन ड्रैडन, इन्होंने एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी लिखा, इसका चैम्पियन वर्क है इस टाइम पीरियड का। अब इस वर्क के अंदर इसने बेसिकली टाइम, प्लेस और एक्शन की यूनिटीज़ पर बात की, इसको यूनिट किया है, यूनिट आप कह सकते हैं जिसको शेक्सपियर से चलता आ रहा है ना, यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन। और इसके अलावा इनने शेक्सपियरियन ड्रामा के मैरिज को भी रिकॉग्नाइज किया और क्लासिकल थेरी एक मोर फ्लेक्सिबल अप्रोच के साथ इन्होंने क्लासिकल थेरी को भी ब्लेंड किया। सो जॉन ड्रैडन, इसके बाद सैमुअल जोहानसन ने अपना एक वर्क लिखा था प्रीफेस टू शेक्सपियर, इसका मोस्ट फेमस वर्क है। और इसमें इसने वैल्यू किया था लिटरेचर को अपने यूनिवर्सल ट्रूथ के, कि ये कहता था कि जो लिटरेचर है बेसिकली अपने यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए ही जाना जाता है, कि लिटरेचर बेसिकली क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। और उसने एक्सेसिव एडहेरेंस और रूल्स को क्या किया है, क्रिटिसाइज किया है। सैमुअल जॉनसन के बाद विलियम वर्ड्सवर्थ आ जाते हैं, इन्होंने ग्रेट वर्क लिखा प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड। और इसमें वो प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड में किस चीज़ के ऊपर डिबेट करते हैं, बेसिकली सिंपल लैंग्वेज के ऊपर, कि पोइट्री के अंदर सिंपल लैंग्वेज का यूज़ किया जाए, सिंपल लैंग्वेज, ऑर्डिनरी लैंग्वेज, जो कि हर आम बंदा उसको ईजिली अप्रोच कर सके, ईजिली अंडरस्टैंड कर सके। देन मैथ्यू आर्नोल्ड ने द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। और इस वर्क के अंदर बेसिकली ये क्या करता है, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस के ऊपर बात करता है, मॉरल इंप्रूवमेंट के ऊपर बात करता है। जो मैथ्यू आर्नोल्ड थे वो तकरीबन लिखते भी इसी तरीके से वर्क थे, यानी इथिकल वैल्यूज़, कल्चरल कल्टिवेटिंग, इस तरह के वर्क्स, मतलब अपने वर्क्स के अंदर ऐसे थीम्स वो रखते होते थे, ठीक है, इथिकल वैल्यूज़ पर ये वर्क करते होते थे। हेनरी जेम्स द आर्ट ऑफ फिक्शन, इसमें लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो है बेसिकली रियलिज्म से कहाँ चला जाता है, साइकोलॉजिकल डेप्थ की तरफ चला जाता है। और वो ही आर्ग्यूड फॉर द नॉवल एज एन आर्ट फॉर्म, के नॉवल क्या है, बेसिकली आर्ट फॉर्म है, यानी फोकस करता है नैरेटिव टेक्निक के ऊपर, करैक्टराइजेशन के ऊपर, राइटर्स के प्रॉस्पेक्ट के ऊपर। और इन्हीं के वर्क से मॉडर्निस्ट लिटरेचर जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुई थी। हेनरी जेम्स के बाद हमारे पास मॉडर्न क्रिटिसिज्म आ जाता है, जैसे बख्तन एंड कंटेम्प्रोरी अप्रोच। अब मिखाइल बख्तन जो है ये बेसिकली रेवोल्यूशनलाइज्ड लिटरेरी क्रिटिसिज्म विद अ कंसेप्ट, कैसे कंसेप्ट, जैसे कि डायलॉगिज्म, हेट्रोगोलेसिया एंड कन्रिवलाइजेशंस, इस तरह के कंसेप्ट से जो है वो रेवोल्यूशनलाइज्ड है लिटरेरी क्रिटिसिज्म। और इसने अपना जो डायलॉजिकल इमेजिनेशंस था उसमें ये आर्ग्यू करता है कि लैंग्वेज जो है बेसिकली सोशल इनहेरिटली होता है, ठीक है, कि लैंग्वेज है बेसिकली सोसाइटी से या सोशल इससे इनहेरिट की जाती है। और नावल के अंदर भी लैंग्वेज ऐसे ही यूज़ करते हैं, ये इसका कहना था, ठीक है। देन मॉडर्न लिटरेरी क्रिटिसिज्म की हम अगर बात करें तो मॉडर्न लिटरेरी क्रिटिसिज्म में बहुत सारी थेरीज़ आई, इस सब थेरीज़ के ऊपर मैं जो है वो डिबेट करूँगी
इन सब थेरी को अलग अलग वीडियोस के अंदर डिस्क्राइब करूँगी, क्योंकि ये बहुत जो है इनमें वास्ट थेरीज़ हैं। जैसे कि फॉर्मलिज्म एंड न्यू क्रिटिसिज्म। फॉर्मलिज्म किस पर फोकस करते थे? फॉर्म के ऊपर। न्यू क्रिटिसिज्म कहते थे टेक्स्ट, ओनली टेक्स्ट, ठीक है, जस्ट टेक्स्ट देखें, उसकी इंटरप्रिटेशन करें, बैकग्राउंड पर ना जाएं कि ऑथर कौन था, ऑथर है नहीं है, उसके ऊपर नहीं जाना, ऑथर के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को नहीं देखना, जब टेक्स्ट देखें कि टेक्स्ट में क्या है। देन स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म जो है उसमें क्या है, फोकस की जाता है टोटल स्ट्रक्चर के ऊपर। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो स्ट्रक्चरलिज्म के अगेंस्ट एक थ्योरी आई थी। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में वो क्या कहते हैं कि कोई सेंटर नहीं है, कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है, कोई फिक्स मीनिंग नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चरलिज्म वाले क्या कहते हैं, फिक्स मीनिंग होता है, ठीक है। तो ये थ्योरी। इसके बाद मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म, आप लोगों को पता है, जिसमें क्लास स्ट्रगल की बात की जाती है। कार्ल मार्क्स ने एक थ्योरी दी थी मार्क्सिज्म, और उसमें उसने क्लास स्ट्रगल की बात की। देन फेमिनिस्ट जेंडर स्टडीज़, उसमें किस चीज़ की बात की जाती है, जेंडर पर्सपेक्टिव की, यानी वीमेंस के रोल्स की जो है वो बात की जाती है। पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म में क्या था, इसमें कॉलोनियलिज्म का जो इफेक्ट था वो दिखाया गया कि कॉलोनियलिज्म से कितने लोग कैसे इफेक्ट हुए, जो कॉलोनाइज थे उनको कौन कौन सी मुश्किलात सामने आई। मीन्स कि कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट एक थ्योरी आई थी जिसका नाम क्या है, पोस्ट कॉलोनियलिज्म है। इसमें डिफरेंट लोगों ने जो है वो इसके ऊपर डिबेट की और डिफरेंट लोगों ने इसके ऊपर काम लिखा। सो एवोल्यूशन अगर हम देखते हैं लिटरेरी थ्योरी तो कहाँ से स्टार्ट है, क्लासिकल से है। तो आपने प्लेटो, अरिस्टोटल और प्लॉटेनियस इनके वर्क के ऊपर डिबेट करनी है कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म में कैसे कंट्रीब्यूट किया। देन मेडिवल क्रिटिसिज्म पर आ जाना है, जिसमें अपने दानेते और बोशेगो तक जो वर्क था उसको डिबेट करना है। जॉन ड्रैडन की बात करनी है, हेनरी जेम्स की बात करनी है, सैमुअल जोहानसन, विलियम वर्ड्सवर्थ, ये सारे रेनेसां पीरियड, रोमांटिक पीरियड के हैं ना लोग, इन्होंने कैसे लिटरेरी क्रिटिसिज्म लिखा, ये सब आपने देखना है। देन मॉडर्न क्रिटिसिज्म में जो मिखाइल बख्तन हैं उन्होंने क्या कहा, और मॉडर्न लिटरेरी क्रिटिसिज्म में कौन कौन सी थेरीज हैं, आपको ये सब पता होना चाहिए। सो डियर स्टूडेंट्स, एक शॉर्ट सी वीडियो अबाउट एवोल्यूशन ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड लिटरेरी थ्योरी। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।